NCERT चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन एग्जाम्पल ऑफ एक्सरसाइज 1.1। देखिए ये एक्सरसाइज 1.1 का एग्जाम्पल है। तो एक्सरसाइज 1.1 का एग्जाम्पल बनाने से पहले आप सारे एक्सरसाइज का वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद आप इसको बनाना शुरू करिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा एग्जाम्पल 1 को, तो यहाँ पे कह रहा है लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ अ बॉयज स्कूल। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो सेट ए है वो एक बॉयज स्कूल के सारे स्टूडेंट को डिनोट कर रहा है। ठीक है, जो सेट ए है वो बॉयज स्कूल के सारे स्टूडेंट को डिनोट कर रहा है। इसके बाद बोला है सो दैट द रिलेशन कैपिटल आर इन सेट ए गिवन बाई आर इक्वल टू ए कॉमा बी, और यहाँ पे ए कॉमा बी का मतलब है ए इज सिस्टर ऑफ बी, यानी ये जो पहला वाला है वो दूसरे का क्या है, सिस्टर है। इज द एम्प्टी रिलेशन, यानी बोला है कि ये जो रिलेशन है आर इक्वल टू ए कॉमा बी एंड ए सिस्टर ऑफ बी, ये एक एम्प्टी रिलेशन है जो आप शो करिए। ठीक, इसके बाद बोला है एंड आर डैश इक्वल टू ए कॉमा बी, और यहाँ पे ए कॉमा बी का मतलब है द डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ ए एंड बी इज लेस देन 3 मीटर। ए और बी का जो हाइट का डिफरेंस है वो लेस देन 3 मीटर, यानी 3 मीटर से कम होना चाहिए। इज द यूनिवर्सल रिलेशन, और इस रिलेशन को शो करना है आपको यूनिवर्सल रिलेशन। तो यहाँ पे देखिएगा हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसको करेंगे। तो यहाँ पे जो सेट ए दे रखा है वो सारा बॉयज स्कूल के स्टूडेंट का सेट दे रखा है, तो यहाँ पे इसको नोट कर लेते हैं। जो सेट ए हो जाएगा वो हो जाएगा सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ अ बॉयज स्कूल। ठीक है, ये तो सेट ए दे रखा है। इसके बाद देखिएगा पहले हम इसको ये वाला जो रिलेशन आर है इसको हम एम्प्टी रिलेशन शो करेंगे, उसके बाद ये जो रिलेशन आर डैश है इसको हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन शो करेंगे। तो पहले यहाँ पे देखिएगा रिलेशन आर को, तो यहाँ पे आर इक्वल टू है ए कॉमा बी, और यहाँ पे ए कॉमा बी का मतलब क्या है, ए इज सिस्टर ऑफ बी, ए इज सिस्टर ऑफ बी। तो यहाँ पे हमसे बोला है कि शो करिए ये जो रिलेशन है वो एक एम्प्टी रिलेशन है। ठीक, तो देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पे अगर आप रिलेशन बनाना चाहे तो बताइए इसमें कौन कौन ऑर्डर पेयर आएगा। हालांकि एम्प्टी रिलेशन है तो इसमें एक भी ऑर्डर पेयर नहीं आना चाहिए। तो देखिए ए कॉमा बी का मतलब क्या है कि ये जो पहला वाला है वो दूसरे का क्या है, सिस्टर है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो ए होगा ये गर्ल होगा और बी होगा जो बॉय होगा, तभी तो ए बी का सिस्टर हो पाएगा। अरे यहाँ पे बोला ना कि ए है जो सिस्टर है किसका, बी का, तो जाहिर सी बात है ए गर्ल होगा और बी बॉयज होगा, तभी तो ये सिस्टर होगा बी का। अब बताइए आप खुद सोचिए, जो सेट ए है वो बॉयज स्कूल के स्टूडेंट का सेट है। ठीक है, सेट ए में जितना भी स्टूडेंट आएगा वो सारा का सारा कौन स्टूडेंट आएगा, बॉयज स्कूल आएगा, सॉरी बॉयज आएगा। तो यहाँ पे ए और बी दोनों क्या है, बॉयज आएगा। जैसे आप अगर कोई रिलेशन बनाइएगा इस तरीके से, तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए पहला मोहन है और दूसरा सोहन, इस तरीके से कुछ बनेगा, क्योंकि यहाँ पे जितना भी स्टूडेंट है सब बॉयज ही है। तो जो भी ऑर्डर पेयर बनेगा बॉयज का ही बनेगा, जैसे एक राम हो जाएगा और दूसरा श्याम हो जाएगा। इस तरीके से कुछ ऑर्डर पेयर आप जब बनाइएगा तो इसी तरीके का ऑर्डर पेयर बनेगा। तो यहाँ पे बताइए मोहन कभी सोहन का सिस्टर थोड़े हो सकता है। यहाँ पे पहला गर्ल होना चाहिए दूसरा बॉय होना चाहिए, तभी तो पहला दूसरे का सिस्टर होगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इस तरीके के रिलेशन में एक भी ऑर्डर पेयर यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। तो आप बोल सकते हैं कि आर क्या है, एक एम्प्टी रिलेशन है। तो यहाँ पे आपको लैंग्वेज को लिख देना है। देखिए यहाँ पे हम आपको समझा दे रहे हैं किस तरीके से आपको लिखना है। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा हियर ए एंड बी बोथ आर बॉयज। ए और बी दोनों क्या है, बॉयज है, क्योंकि ये बॉयज स्कूल है तो यहाँ पे दोनों क्या होगा, बॉयज होगा। तो यहाँ पे वही लिखे ए एंड बी बोथ आर बॉयज बिकॉज इट इज अ बॉयज स्कूल। सो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी टू स्टूडेंट्स दैट फर्स्ट स्टूडेंट इज सिस्टर ऑफ सेकंड स्टूडेंट। अगर आपके पास जो दो बॉयज स्टूडेंट है तो कभी पॉसिबल ही नहीं है कि पहला जो स्टूडेंट है वो दूसरे स्टूडेंट का सिस्टर होगा। तो यहाँ पे वही चीज लिखे हैं कि इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी टू स्टूडेंट्स दैट फर्स्ट स्टूडेंट इज सिस्टर ऑफ सेकंड स्टूडेंट। दैट मीन्स रिलेशन आर नॉट हैविंग एनी एलिमेंट। एनी एलिमेंट कहने का मतलब एनी ऑर्डर पेयर, यानी रिलेशन में एक भी ऑर्डर पेयर नहीं आएगा।
ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देखे भी थे, अगर कोई भी ऑर्डर पेयर लेते हैं तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो यहाँ पे एक भी ऑर्डर पेयर इसमें नहीं आएगा। तो आप कह सकते हैं कि हेंस आर इज एम्प्टी रिलेशन। तो इस तरीके से आपको इसको एम्प्टी रिलेशन शो करना है। इसके बाद देखिएगा, यहाँ पे सेकेंड में बोला था आर डैश इक्वल टू ए कॉमा बी, और यहाँ पे बोल रहा है ए कॉमा बी का मतलब क्या है, तो डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ ए एंड बी इज लेस देन 3 मीटर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, और इसको शो करना है यूनिवर्सल रिलेशन। आर डैश इक्वल टू ए कॉमा बी है, और यहाँ पे दिया है द डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ ए एंड बी इज लेस देन 3 मीटर। ए कॉमा बी का मतलब यही था यहाँ पर। तो यहाँ पे बोला है कि इसको शो करिए, ये एक यूनिवर्सल रिलेशन है। तो देखिए कैसे शो करते हैं। अच्छा, यहाँ पे पहले आप बताइए 3 मीटर का मतलब क्या हो जाएगा। 1 मीटर में आप ध्यान में रखिएगा, 1 मीटर में होता है 3 फीट। 1 मीटर इक्वल टू 3 फीट। तो 3 मीटर में कितना फीट हो जाएगा, 3 मीटर में हो जाएगा 9 फीट। ठीक। अच्छा, यहाँ पे यूनिवर्सल रिलेशन में क्या होता है कि अगर आप किसी भी सेट का यूनिवर्सल रिलेशन लिखते हैं तो उसमें जितना भी ऑर्डर पेयर बनेगा सारा का सारा उसमें मौजूद होना चाहिए। जैसे बात का मतलब, जैसे मान लीजिए आपके पास एक सेट है जिसका एलिमेंट है 1 2, और कहेगा इसका यूनिवर्सल रिलेशन लिखना है, तो आप क्या करिएगा कि जितना ऑर्डर पेयर पॉसिबल है, जैसे 1 को पहले दोनों के साथ 1,1, फिर 1,2, फिर 2 को दोनों के साथ 2,1, फिर 2,2, यही इसका यूनिवर्सल रिलेशन बनेगा इस तरीके से। यानी जितना ऑर्डर पेयर बन सकता है सारा का सारा मौजूद होना चाहिए, वही होता है यूनिवर्सल रिलेशन। तो यहाँ पे जैसे ए और बी क्या है, स्टूडेंट को डिनोट कर रहा है, बॉयज स्टूडेंट को। तो यहाँ पे अगर कोई भी स्टूडेंट को आप रखें तो वो इस कंडीशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। अब समझिए, जैसे जो सेट ए था वो बॉयज स्कूल, ये बॉयज स्टूडेंट का सेट था। जो सेट ए था वो बॉयज स्टूडेंट का सेट था। तो जैसे मान लीजिए स्कूल, जैसे मान लीजिए 1st से 12th तक चल रहा है। एक हम मान के चलते हैं कि स्कूल है जो पहला से लेके 12वां तक है, 1st to 12th। तो अगर आप एक छोटा सा बच्चा भी ले लेते हैं पहला क्लास का, तो पहला क्लास का भी अगर बच्चा लीजिएगा तो उसका लंबाई कितना होता है, कम से कम मान लीजिए 3 फीट का है। ठीक है, पहला क्लास का कोई बच्चा है, हालांकि पहला क्लास के बच्चे का लंबाई 3 फीट नहीं होगा और कम ही होगा, जैसे मान लीजिए 2 फीट ही मान लेते हैं। ठीक, ये पहला क्लास का बच्चा लिए हैं, और एक 12वां क्लास का बच्चा ले लीजिए, तो 12वां क्लास के बच्चे का लंबाई कितना होता है, 5-6 फीट, या बहुत तो 7 फीट मान सकते हैं, उससे ज्यादा तो हो नहीं सकता है, मान लेते हैं 7 फीट। ठीक, ये है 12वां क्लास का, ये है 1st क्लास का, ये है 12th क्लास का। तो अगर एक यहाँ पे जैसे आप एक ऑर्डर पेयर बनाइए रिलेशन का, जैसे मान लीजिए एक है सोहन जो कि पहला क्लास का बच्चा है, और एक मान लेते हैं रोहन जो कि 12वां क्लास का बच्चा है। ठीक, एक ऑर्डर पेयर हम इस तरीके से बना दिए। अब आपको देखना है कि क्या ये ऑर्डर पेयर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या बोला था कि दोनों के हाइट का जो डिफरेंस होना चाहिए वो 3 मीटर से कम होना चाहिए। 3 मीटर का मतलब 9 फीट से कम होना चाहिए। तो यहाँ पे इसके हाइट का डिफरेंस, एक का हाइट है 2 फीट और एक का हाइट है 7 फीट, इसका अगर डिफरेंस निकालेगा तो कितना आएगा, 5 फीट ही तो आएगा। यानी क्या है, ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। हमसे बोला था 9 फीट से कम आना चाहिए, तो 5 9 से क्या है, कम ही तो है। तो आप कोई भी 2 स्टूडेंट लीजिएगा ना, ये छोटा से छोटा ले लीजिए और एक बड़ा से बड़ा ले लीजिए, तब भी उसके हाइट का जो डिफरेंस आएगा वो 9 से क्या आएगा, कम ही आएगा। आप उस स्कूल का कोई भी 2 स्टूडेंट को ले लीजिए, तो हमेशा उसका जो दोनों के हाइट का जो डिफरेंस आएगा हमेशा 9 से क्या होगा, लेस ही होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो रिलेशन दे रखा है वो एक यूनिवर्सल रिलेशन है। तो यहाँ पे आपको लैंग्वेज को लिखना होगा, तो देखिए कैसे लिखिएगा। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा हियर बी नोट दैट द डिफरेंस ऑफ हाइट ऑफ एनी टू स्टूडेंट इज लेस देन 3 मीटर, दैट मीन्स 9 फीट। यहाँ पे हम नोट कर रहे थे कि किसी भी 2 स्टूडेंट का जो हाइट आ रहा है वो क्या आ रहा है, 3 मीटर से कम आ रहा है। सो रिलेशन आर डैश इंक्लूड ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर ऑफ स्टूडेंट। तो यहाँ पे इस रिलेशन में सारा स्टूडेंट का ऑर्डर पेयर पॉसिबल है। कोई भी स्टूडेंट को यहाँ पे दोनों को रखिएगा तो ये पॉसिबल ही हो जाएगा, मतलब उसका हाइट का डिफरेंस 9 से कम ही होगा। तो हम कह सकते हैं हेंस आर डैश इज द यूनिवर्सल रिलेशन। हमको लगता है आपको ये समझ आ गया होगा।
अगर अभी आपको ये समझ नहीं आया तो इसको हम आपको एक दूसरा एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे आपको हम एक और एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। जैसे यहाँ पे एक सेट है, इसको डिफाइन किया है x, y के रूप में, और यहाँ पे x, y का मतलब क्या है, डिफरेंस बिटवीन एजेस ऑफ x एंड y इज लेस देन 200 ईयर्स। यानी x और y यहाँ पे दो व्यक्ति है, और दोनों व्यक्ति के एज का जो डिफरेंस है वो 200 साल से कम है, लेस देन 200 ईयर्स। अब यहाँ पे आप खुद सोचिए, जैसे आप x की जगह एक छोटा सा व्यक्ति भी, मतलब छोटा सा बच्चा भी अगर आप ले लीजिए, जिसका जैसे मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा है जिसका एज है 1 ईयर, ठीक, ये हो गया x की जगह। और y की जगह आप एक मतलब बुजुर्ग व्यक्ति ले लीजिए जिसका एज काफी ज्यादा हो, तो आदमी का एज कितना हो सकता है मैक्सिमम, 120 साल, 130, 140, चलिए 150 ले लेते हैं, इससे ज्यादा कौन जी सकता है, 150 ले लेते हैं। और एक यहाँ पे x की जगह एक बच्चा लिए थे जिसका एज था 1 ईयर, और y का जो एज है वो 150 है। अब दोनों का अगर आप डिफरेंस निकालिएगा तो ये आएगा 149, और 149 क्या है, 200 से तो कम ही है, और कंडीशन क्या बोला था, 200 साल से कम होना चाहिए, जो कि 149। तो यहाँ पे आप x और y की जगह कोई भी दो को व्यक्ति रखिएगा, कोई भी दो व्यक्ति, दुनिया में जितना भी व्यक्ति है उससे कोई भी दो व्यक्ति को आप उठा लीजिए, और उसके एज का जब डिफरेंस निकलेगा तो हमेशा 200 से क्या आएगा, कम ही होगा। यानी यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी दो व्यक्ति को आप रखिएगा तो ये कंडीशन को क्या कर जाएगा, सेटिस्फाई कर जाएगा, यानी इसमें टोटल ऑर्डर पेयर इंक्लूड हो जाएगा, तो ये यूनिवर्सल रिलेशन का काम करेगा। तो यहाँ पे वही चीज को लिखे हैं, वी नो दैट एनी टू लिविंग ह्यूमन बींग्स विल हैव डिफरेंस इन देयर एजेस लेस देन 200 ईयर्स। यानी हम लोग जानते हैं कि कोई भी दो लिविंग ह्यूमन बींग्स मतलब जीवित व्यक्ति के एज का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा 200 साल से कम होगा। सो एस इंक्लूड ऑल पॉसिबल पेयर्स ऑफ एक्स एंड वाई। तो यहाँ पे रिलेशन एस में सारा पॉसिबल ऑर्डर पेयर मौजूद होगा एक्स और वाई का, तो आप कह सकते हैं हेंस एस इज यूनिवर्सल रिलेशन। हमको लगता है अब ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे एक नोट पॉइंट याद रखिएगा, यूनिवर्सल रिलेशन में सारा ऑर्डर पेयर मौजूद होना चाहिए, तभी वो यूनिवर्सल रिलेशन होता है। अब देखिएगा एग्जाम्पल सेकंड को, तो यहाँ पे कह रहा है लेट कैपिटल टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन विथ कैपिटल आर अ रिलेशन इन टी गिवन बाई आर इक्वल टू T1, T2, और T1, T2 का मतलब क्या है, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, कह रहा है कि ये जो कैपिटल T है वो सारा ट्रायंगल का सेट है, ठीक है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन, और यहाँ पे जो रिलेशन कैपिटल R है उसको ये सेट T पे ही डिफाइन किया है, और रिलेशन को इस तरीके से डिफाइन किया है T1, T2 के फॉर्म में, और T1, T2 का मतलब बोला है कि T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2 है। तो यहाँ पे बोला सो डेट R इज इक्विवेलेंस रिलेशन, तो आप शो करिए कि R यानी जो रिलेशन है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। और इक्विवेलेंस रिलेशन कब होता है, जब रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा, सिमेट्रिक भी हो जाएगा, और ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो T है वो सारा ट्रायंगल का सेट है, यानी सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आप देखते रहिएगा ध्यान से, कहीं पे भी आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है, वीडियो छोड़ के मत भागिएगा। तो यहाँ पे हम कुछ ट्रायंगल को नाम से डिनोट किए हैं, T1, T2, T3 इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे जो रिलेशन है उसको डिफाइन किया है T1, T2 के फॉर्म में, और इसका मतलब है T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, ठीक है। T1, T2 का मतलब क्या है, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। तो सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्सिव शो करेंगे, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा। तो रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या बोलता है कि रिफ्लेक्सिव में जितना भी ऑर्डर पेयर बनेगा उसमें एलिमेंट सेम होना चाहिए, यानी T1, T1, T2, T2, या फिर T3, T3,
इस तरीके का अगर ऑर्डर पेयर बन रहा है तो वो रिफ्लेक्सिव होगा। अब आपको देखना है कि ये जो भी ऑर्डर पेयर इसमें बना है क्या वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो T1 T2 का मतलब क्या था कि T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। अच्छा, कॉन्ग्रुएंट आपको आता है समझ में? जैसे दो ट्रायंगल है, इसको आप कॉन्ग्रुएंट कब कहिएगा? जैसे हमारे पास दो ट्रायंगल है ABC और DEF, इसको हम कॉन्ग्रुएंट तभी कहेंगे जब ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे को पूरी तरीके से ढक ले। यानी अगर आप इस ट्रायंगल को उठाकर इसके ऊपर रखते हैं तो ये पूरी तरीके से ढक जाना चाहिए, यानी दोनों का शेप और साइज दोनों सेम होना चाहिए, तभी ये कॉन्ग्रुएंट होगा। जैसे मान लीजिए इसका लंबाई है 3 4 5, तो इसका भी लंबाई होना चाहिए 3 4 5, तभी तो दोनों का शेप भी समान है और साइज भी सेम है, तभी ये कॉन्ग्रुएंट हो पाएगा। अब यहाँ पे बात समझिएगा, T1 T1 का मतलब क्या होगा? T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1। तो जैसे एक ट्रायंगल है, जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल है T1, तो आपको पता है 10 क्लास में आप पढ़े हैं कि प्रत्येक ट्रायंगल खुद के कॉन्ग्रुएंट होता है। ठीक है, प्रत्येक ट्रायंगल खुद का क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट। क्योंकि ये जो ट्रायंगल T1 है वो खुद को तो पूरी पूरी ढक ही लेगा। अगर इसी ट्रायंगल को इसी के ऊपर रखिएगा तो ये पूरी पूरी क्या करेगा? खुद को ढक लेगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, ईच ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ईच सेल्फ। यहां पे हम लिख दे रहे हैं, we know that each triangle is congruent to itself, यानी प्रत्येक ट्रायंगल खुद का कॉन्ग्रुएंट होता है। तो यहां पे आप बोल सकते हैं हियर a belongs to R for all a belongs to T। तो यहां पे हो जाएगा सो इट इज रिफ्लेक्सिव। इसमें तो किसी तरीके का दिक्कत नहीं होगा, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। अब आपको शो करना है सिमेट्रिक। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा सिमेट्रिक रिलेशन के लिए। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या बोलता है कि जैसे अगर T1 T2 इसमें मौजूद हो तो इसका इनवर्स ऑर्डर पेयर दैट मीन्स T2 T1 भी इसमें मौजूद होना चाहिए। उसी प्रकार अगर T1 T3 है तो इसका इनवर्स ऑर्डर पेयर T3 T1 भी इसमें होना चाहिए, तभी ये सिमेट्रिक हो पाएगा। अब देखिए जैसे आपके पास दो ट्रायंगल है T1 और T2, जैसे यहाँ पे समझिएगा, इसको मान लेते हैं T1 और इसको मान लेते हैं T2। और T1 T2 का मतलब क्या है कि T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। कॉन्ग्रुएंट का साइन ऐसा होता है शायद, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। अच्छा, इसको आप उलट के भी तो बोल सकते हैं, T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1, ये भी तो सही है। यानी T2 T1 ये भी कंडीशन को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। अगर पहला ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट है तो जाहिर सी बात है दूसरा ट्रायंगल भी पहले ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट होगा। यानी T2 T1 भी कंडीशन को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं हियर a b belongs to R, also b a belongs to R। तो हम कह सकते हैं सो इट इज सिमेट्रिक, सो इट इज सिमेट्रिक। अब देखिएगा ट्रांजिटिव को चेक कर लीजिए। तो यहां पे आप ध्यान दीजिएगा ट्रांजिटिव के लिए, जैसे एक ऑर्डर पेयर ले लेते हैं T1 T2, दूसरा ऑर्डर पेयर ले लेते हैं T2 T3। ये हो गया AB, ये हो गया BC, एक चाहिए AC, तो AC हो जाएगा T1 और T3। अब देखिए अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो ट्रांजिटिव हो जाएगा। हमारे पास तीन ट्रायंगल है, एक है T1, दूसरा है T2 और तीसरा है T3। अब देखिए T1 T2 का मतलब क्या है? T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, यानी ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। T2 T3 का मतलब क्या है कि T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3, ये दोनों भी आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। और T1 T3 का मतलब क्या हुआ? ये फर्स्ट है जो लास्ट का कॉन्ग्रुएंट है, तो ये भी सही बात है। अगर ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है और ये दोनों भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो ये भी क्या होगा? आपस में कॉन्ग्रुएंट ही होगा। यानी अगर आप इसको ए बी मानिएगा तो ये हो जाएगा BC और ये हो जाएगा AC। तो ये कंडीशन को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है।
तो ये ट्रांजिटिव ही होगा। तो यहाँ पे आपको सिर्फ लिख देना है हियर a, b belongs to R and b, c belongs to R, also a, c belongs to R। तो यहाँ पे हो जाएगा यस इट इज ट्रांजिटिव। तो यहाँ पे आप देखें कि ये जो रिलेशन है, यहाँ पे ये जो रिलेशन आया वो रिफ्लेक्सिव भी आया और फिर सिमेट्रिक भी आया और फिर ट्रांजिटिव भी आया। तो हम कह सकते हैं कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए हेंस इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इसी तरीके से आपको शो करना है इक्विवेलेंस रिलेशन। अब देखिएगा एग्जाम्पल 3 को। तो यहाँ पे कह रहा है लेट कैपिटल एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन। कैपिटल एल है वो प्लेन में सारे लाइन का सेट है, ठीक। एंड कैपिटल आर बी द रिलेशन इन एल डिफाइन एज आर इक्वल टू L1, L2 और इसके बाद बोला है L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। देखिए यहाँ पे रिलेशन जो कैपिटल आर है उसको सेट एल के ऊपर ही डिफाइन किया है और इस तरीके से डिफाइन किया है कि L1, L2 के फॉर्म में और L1 है जो L2 के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे बोला है सो डैट R इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। यानी ये जो रिलेशन R है वो सिमेट्रिक हो लेकिन रिफ्लेक्सिव ना हो और ना ही ये ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो L है वो डिनोट कर रहा है सारे लाइन को। तो यहाँ पे हो जाएगा सेट ऑफ ऑल लाइंस और यहाँ पे लाइंस का कुछ नाम ले लीजिए, जैसे L1 लिख लेते हैं, L2, L3 इस तरीके से। और रिलेशन को डिफाइन किया है L1, L2 के फॉर्म में और इसका मतलब क्या है L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। तो हमसे बोला है कि ये जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक हो लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए और ना ही ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए इसमें के ऑर्डर पेयर में सेम एलिमेंट आना चाहिए, यानी L1, L1 या फिर L2, L2 या फिर L3, L3 इस तरीके का अगर ऑर्डर पेयर बनेगा तो जाहिर सी बात है ये रिफ्लेक्सिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब आपको देखना है कि क्या L1, L1 इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखिए कंडीशन क्या था L1, L2 का मतलब कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, यानी जो पहला लाइन है वो दूसरे लाइन का परपेंडिकुलर है। अब यहाँ पे आइए L1, L1 का मतलब क्या हो जाएगा, L1 इज परपेंडिकुलर टू L1। एक लाइन आपके पास L1 है तो वो लाइन खुद का परपेंडिकुलर कैसे हो सकता है, जैसे ये लाइन है इसका नाम है L1, ठीक। अब यहाँ पे बोल रहा है कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L1। L1 के साथ परपेंडिकुलर कैसे हो सकता है, परपेंडिकुलर के लिए कम से कम आपको दो लाइन चाहिए, कम से कम आपको दो लाइन चाहिए ही चाहिए। एक लाइन खुद के साथ परपेंडिकुलर कभी नहीं होगा। हाँ, ये खुद के साथ पैरेलल होता है लेकिन परपेंडिकुलर कभी नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा, यहाँ पे लिखिएगा वी नो दैट एनी लाइन इज नॉट परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ। हम लोग जानते हैं कि कोई भी लाइन खुद के साथ परपेंडिकुलर नहीं होता है, यानी ये सब जो ऑर्डर पेयर बनाए ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हियर A, नॉट बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A बिलोंग्स टू L। तो यहाँ पे हो जाएगा सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। और हमको ये शो भी करना था कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं आया है। अब देखिएगा सिमेट्रिक के लिए, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए एक L1 है और दूसरा L2 है, तो इसका अपोजिट यानी L2, L1 भी इसमें होना चाहिए तभी ये सिमेट्रिक हो पाएगा।
जैसे एक L1 है दूसरा L3 है, तो इसका इनवर्स ऑर्डर पेयर डेट मीन्स L3, L1 भी इसमें होना चाहिए, तभी ये सिमेट्रिक हो पाएगा। अब देखिए क्या ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। L1, L2 का मतलब क्या होगा, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। जैसे समझिए, जैसे ये लाइन है L1 और ये लाइन है L2, तो L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, बिल्कुल सही बात है। और L2, L1 का मतलब क्या होगा, L2 इज परपेंडिकुलर टू L1, यानी ये जो सेकेंड लाइन है वो फर्स्ट लाइन पे परपेंडिकुलर है। जैसे बात समझिए, जैसे आप कभी पढ़े होंगे इस तरीके से, जैसे यहाँ पे ए बी रहता है और ये सी डी रहता है, तो आप इसको क्या बोलते हैं, सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ऐसे ही बोलते हैं ना। सी डी, ये 90 बना रहा है यहाँ पे, तो सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी, ये दोनों सही चलता है। जैसे अगर ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर, तो ये लाइन भी तो इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। अगर इसको आप उलट के लिख दीजिए, जैसे ऐसे करके, अगर इसको आप उलट के फिगर बना दीजिए, ए बी को ऊपर लेके चले जाइए और सी डी को ऐसे ले आइए, तो मतलब यहाँ से अब आप देखिएगा कि ये जो ए बी लाइन है वो भी सी डी पे क्या है, परपेंडिकुलर है। यानी अगर पहला लाइन दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है तो दूसरा भी पहले के साथ क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे ये कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे हम लिख देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा इफ L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 देन L2 इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू L1, that means L1 is perpendicular to L2, also L2 is perpendicular to L1। तो यहाँ पे आप लिखिएगा here A, B belongs to R, also B, A belongs to R, यानी इसका इनवर्स ऑर्डर पेयर भी इस रिलेशन में बिलोंग करेगा। तो आप कह सकते हैं सो इट इज सिमेट्रिक। और यहाँ पे आपको ये सिमेट्रिक शो भी करना था, कह भी रहा था कि ये सिमेट्रिक होना चाहिए, तो इस तरीके से सिमेट्रिक हो जाएगा। अब आपको देखना है ट्रांजिटिव को। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए ये बोला था कि ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जैसे एक ऑर्डर पेयर ले लेते हैं L1, L2, तो ये हो जाएगा L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। सेकेंड ऑर्डर पेयर ले लीजिए L2, L3 का, यानी L2 इज परपेंडिकुलर टू L3, इसका मतलब यही होगा। तो ये हो गया AB, ये हो गया BC, तो AC का मान होगा L1, L3। लेकिन AC को लिखने से पहले आप देखिए कि AC इसमें आएगा कि नहीं आएगा। जैसे समझिए बात हम क्या कह रहे हैं, जैसे L1, L2 का मतलब क्या है, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। यहाँ पे देखिएगा, जैसे ये है L1, इस लाइन को मान लेते हैं L2, तो L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 हो गया। और L2, L3 का मतलब है कि ये जो L2 लाइन है वो L3 पे परपेंडिकुलर है, तो L3 कुछ इस तरीके से आएगा, तभी तो ये L2 L3 के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। आपको आ रहा है ना बात समझ में। जैसे L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, ठीक, फिर L2 इज परपेंडिकुलर टू L3, तो L3 कुछ इस तरीके से आएगा, तभी तो ये L2 L3 भी परपेंडिकुलर आएगा। और अगर आप इसमें L1 और L3 को लिखते हैं यहाँ पे, तो L1 और L3 परपेंडिकुलर थोड़े है, यहाँ पे तो पैरेलल है। यहाँ पे देखिए ना, L1 ये है और L3 ये है, तो ये दोनों तो पैरेलल लाइन है, परपेंडिकुलर कहाँ है, तो L1 L3 इसमें नहीं आएगा। आपको आ रहा है समझ में। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं here L1 is perpendicular to L2 and L2 is perpendicular to L3, but L1 is not perpendicular to L3। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, A, B तो रिलेशन में है, साथ ही साथ B, C भी रिलेशन में है, लेकिन A, C यहाँ पे रिलेशन में नहीं है। तो आप बोल सकते हैं सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। और यहाँ पे आपको बोला भी था कि इसको ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो फिर लास्ट में आप लिख लीजिएगा हेंस R इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, यानी ये रिलेशन सिमेट्रिक तो है लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है और ना ही ट्रांजिटिव है।
अब देखिएगा एग्जाम्पल 4 को। तो यहाँ पे कह रहा है सो दैट द रिलेशन कैपिटल आर इन द सेट 1, 2, 3 गिवन बाई आर इक्वल टू, यहाँ पे देखिए रिलेशन बना के दिया है। अब बोल रहा है कि इज रिफ्लेक्सिव व्हाट नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला कि एक सेट आपको दे रखा है जिसका एलिमेंट है 1, 2, 3। इस सेट के ऊपर एक रिलेशन को डिफाइन किया है और बोला कि ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए लेकिन सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे जो सेट है इसको हम मान लेते हैं लेट ए इक्वल टू, तो ये हो जाएगा लेट ए इक्वल टू 1, 2, 3 और जो रिलेशन दे रखा है उसको भी लिख लीजिए 1, 1, 2, 2, 3, 3 फिर 1, 2, 2, 3 इस तरीके से। तो सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। तो देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, कंडीशन क्या कहता है कि जैसे इस सेट के ऊपर अगर आप रिफ्लेक्सिव लिख रहे हैं तो 1, 1, 2, 2 और 3, 3 ये ऑर्डर पेयर इसमें होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 1, 1, 2, 2, 3, 3 इसमें है, तो जाहिर सी बात है ये रिफ्लेक्सिव होगा। यहाँ पे आप लिख लीजिए हियर 1, 1, 2, 2, 3, 3 बिलोंग्स टू आर। तो ये हो जाएगा सो इट इज रिफ्लेक्सिव। इसके बाद सिमेट्रिक को देखिएगा। सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या कहता है कि जैसे 1, 2 है तो इसका इनवर्स ऑर्डर पेयर यानी 2, 1 भी होना चाहिए। क्या 2, 1 इसमें कहीं पे आपको दिख रहा है? कहीं पे भी नहीं है। यानी यहां पे आप देखें हियर 1, 2 बिलोंग्स टू आर बट 2, 1 नॉट बिलोंग्स टू आर। दैट मीन्स ए, बी तो रिलेशन में है लेकिन बी, ए रिलेशन में नहीं है। तो हम बोल सकते हैं सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, अब ट्रांजिटिव देखिएगा। तो यहीं पे देख लीजिए पहले आप ट्रांजिटिव के लिए आपको क्या सिखाए थे कि जो सेम ऑर्डर पेयर है उसको ए बी नहीं मानना है। तो यहाँ पे इसको देखिएगा, इसको हम मानते हैं ए, बी। तो 2 से ये शुरू हुआ है तो ये हो जाएगा बी, सी। तो ए भी है और बी सी भी है। तो जब रिलेशन में ए बी भी मौजूद है और बी सी भी मौजूद है तो यहाँ पे आपको ए सी को भी हर हाल में ढूंढना है। तो ए सी का मान क्या हो जाएगा? ए सी का मान हो जाएगा 1, 3। अब देखिए 1, 3 कहीं पे आपको दिख रहा है? कहीं पे भी नहीं है। तो जाहिर सी बात है ये ट्रांजिटिव नहीं होगा क्योंकि कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया। यहाँ पे आप लिख लीजिए हियर ए, बी बिलोंग्स टू आर एंड ए, बी नहीं, पहले हम लोग लिखेंगे 1, 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2, 3 बिलोंग्स टू आर बट 1, 3 नॉट बिलोंग्स टू आर। दैट मीन्स ए, बी तो रिलेशन में है एंड बी, सी भी रिलेशन में है लेकिन ए, सी रिलेशन में नहीं है। तो आप बोल सकते हैं सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। आपको आ रहा बात समझ में? तो यहां पे लास्ट में आपको लिखना होगा हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव, यानी रिलेशन है जो कि रिफ्लेक्सिव है, बट नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, ये सिमेट्रिक नहीं है और ना ही ट्रांजिटिव है। अब देखिएगा एग्जाम्पल 5 को। तो यहां पे बोल रहा है सो दैट द रिलेशन कैपिटल आर इन द सेट जेड ऑफ इंटीजर्स गिवन बाई आर इक्वल टू ए, बी, और ए, बी का मतलब क्या है? 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, यानी दोनों का जो डिफरेंस है वो 2 से क्या हो रहा है? डिविजिबल हो रहा है। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। कह रहा है कि रिलेशन कैपिटल आर को सेट जेड के ऊपर डिफाइन किया गया है और रिलेशन को इस तरीके से डिफाइन किया है। तो बोला कि आप शो करिए कि ये जो रिलेशन है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है।
यहाँ पे देखिएगा रिलेशन को सेट जेड के ऊपर डिफाइन किया गया। जेड होता है इंटीजर का सेट, तो यहाँ पे इसका जो एलिमेंट होगा इसमें आ जाएगा -4 -3 -2 -1 फिर 0 फिर 1 2 3 4 इस तरीके से आएगा पूरा इंटीजर का सेट। इसके बाद देखिएगा रिलेशन को डिफाइन किया है a कॉमा बी के फॉर्म में, और a कॉमा बी का मतलब क्या है 2 डिवाइड्स a माइनस बी, यानी 2 है जो कि a माइनस बी को क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा इक्विवेलेंस शो करना है तो रिलेशन को रिफ्लेक्सिव शो करना होगा, सिमेट्रिक शो करना होगा और साथ ही साथ ट्रांजिटिव शो करना होगा, तभी ये इक्विवेलेंस हो पाएगा। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव। तो आपको तो पता ही है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए ऑर्डर पेयर का एलिमेंट सेम होना चाहिए, यानी 1 कॉमा 1 हो सकता है, या फिर 2 कॉमा 2 -2 कॉमा -2, या फिर -3 कॉमा -3। इस तरीके का अगर ऑर्डर पेयर होगा तो रिफ्लेक्सिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब आपको देखना है कि ये जो भी ऑर्डर पेयर बना है क्या वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखिए कंडीशन क्या बोला था कि जो दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो 2 से क्या होना चाहिए डिविजिबल होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर कोई भी ऑर्डर पेयर में दोनों का डिफरेंस निकालेगा तो 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या दोनों जो एलिमेंट है वो सेम है और सेम नंबर का डिफरेंस हमेशा 0 आता है। तो किसी भी ऑर्डर पेयर का अगर आप डिफरेंस निकालेगा तो 0 आएगा, और 0 क्या है 2 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे आप लिखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा वी नो डेट डिफरेंस ऑफ एनी टू सेम नंबर इज 0, यानी कोई भी दो सेम नंबर का डिफरेंस क्या होता है 0 होता है, एंड 0 इज डिविजिबल बाई 2। तो यहाँ पे हो जाएगा हियर a कॉमा a बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a बिलोंग्स टू z। तो हो जाएगा सो इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिएगा सिमेट्रिक। यहां पे हम कंडीशन को लिख दे रहे हैं, कंडीशन था a कॉमा बी और 2 डिवाइड्स a माइनस बी, यही था कंडीशन। देखिएगा अगर आप सिमेट्रिक रिलेशन बनाइएगा तो देखिए जो भी ऑर्डर पेयर आप इसमें लिखिएगा, जो भी ऑर्डर पेयर, जैसे यहाँ पे जो ऑर्डर पेयर का एलिमेंट होगा वो क्या होगा इंटीजर होगा, इसमें से कोई भी नंबर आ सकता है ऑर्डर पेयर में, लेकिन आपको ध्यान देना है कि ए और बी की जगह उसी नंबर को लिखिएगा जो इस कंडीशन को क्या करे सेटिस्फाई करे। जैसे मान लीजिए हम 1,3 लेते हैं, तो 1,3 का मतलब 1 और 3 का डिफरेंस कितना आएगा 2 आएगा या -2 आएगा। जैसे इसको a मानिएगा इसको b मानिएगा तो a माइनस बी कितना आएगा -2 आएगा। अब -2 क्या होगा 2 से डिविजिबल होगा, फिर इसका अपोजिट भी इसमें होना चाहिए, डेट में 3,1 और 3 -1 का डिफरेंस 2, 2 से क्या होगा डिविजिबल होगा। उस प्रकार से आप 5,9 ले सकते हैं, यहाँ पे डिफरेंस आएगा -4 जो कि 2 से क्या है डिविजिबल है। 9,5 भी हो सकता है, इस तरीके से बहुत सारा बनेगा। अच्छा यहाँ पे जैसे आप सोच रहे होंगे कि सर इसमें 1,2 नहीं लिख सकते हैं इस तरीके का ऑर्डर पेयर, तो आप 1,2 नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि 1 -2 कितना आएगा -1 आएगा, और -1 2 से कटेगा नहीं कटेगा, तो इस तरीके का ऑर्डर पेयर आप नहीं बना सकते हैं। ऑर्डर पेयर में आप उसी नंबर को रखिए जो नंबर इस कंडीशन को क्या करे सेटिस्फाई कर जाए। तो यहाँ पे हो जाएगा हियर 1 - 3 इक्वल टू -2 एंड 3 - 1 इक्वल टू 2 which is divisible by 2। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हियर a कॉमा b बिलोंग्स टू r एंड b कॉमा a ऑल्सो बिलोंग्स टू r। कोई दिक्कत आपको नहीं ना हो रहा है कहीं पे? तो यहाँ पे हो जाएगा सो इट इज सिमेट्रिक रिलेशन।
तो ये सिमेट्रिक भी शो हो गया। अब आपको इसको ट्रांजिटिव शो करना है। तो देखिएगा ट्रांजिटिव के लिए जैसे 1,3 ले लीजिए, ठीक है, और फिर आप 3,5 दो के गैप पे ही लीजिए, क्योंकि दो से ही तो डिवाइड करना था, दो के गैप पे 3,5, और इसके बाद ये हो गया ए बी, ये हो गया बी सी। तो ए सी कितना हो जाएगा, ए सी हो जाएगा 1,5। इस तरीके से बनेगा, बहुत सारा ऑर्डर पेयर इसमें बनेगा। अब समझिए 1,3 का मतलब 1-3 जो कि आएगा -2, 3,5 का मतलब 3-5 जो कि आएगा -2, और ये भी 2 से क्या है, डिविजिबल है। 1,5 का मतलब 1-5 और ये आएगा -4, और ये भी क्या है, 2 से डिविजिबल है। यहां पे हम लिखेंगे विच इज डिविजिबल बाई 2, विच इज डिविजिबल बाई 2। यानी ये ट्रांजिटिव के कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ए बी भी है, बी सी भी है और ए सी भी है। तो यहां पे हम लिख देंगे हियर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ऑल्सो ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। तो ये हो जाएगा सो इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव हो गया, तो आप कह सकते हैं कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो यहां पे आप लिखिए हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। हमको लगता है इसमें आपको किसी तरीके का कंफ्यूजन नहीं होगा। एक थोड़ा सा यहाँ पे हम आपको बता देते हैं, अगर आपके दिमाग में इस तरीके का डाउट आ रहा है तब। जैसे मान लीजिए आप लिखें 1,3, ठीक है, और फिर 3 से ही शुरू करना है, तो 3,5 ना लिख के जैसे आप मान लीजिए 3,4 लिख लीजिए, 3,4। तो क्या यहाँ पे 3,4 क्या कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, पहले आप ये बताइए। 3-4 करिएगा, 3-4 तो कितना आएगा, -1 आएगा, और -1 2 से कटेगा नहीं, ना कटेगा। तो ये आप नहीं लिख सकते हैं इस तरीके से, मतलब उसी तरीके का आप ऑर्डर पेयर बनाइएगा जो कि क्या हो, 2 से डिविजिबल हो, यानी इसका जो डिफरेंस हो वो 2 से क्या हो, डिविजिबल होना चाहिए। तो ये था एग्जाम्पल 5। अब देखिएगा एग्जाम्पल 6 को। तो यहाँ पे एग्जाम्पल जो 6 है वो आपका सेम क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ही है। एक्सरसाइज 1.1 का यदि आप क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा तो सेम है एकदम इसी के जैसा, और वो जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसको हम पूरा डिटेल में बताए हैं, ठीक है। तो आप उसको एक बार बनाए होंगे तो ये क्वेश्चन आपसे खुद ब खुद बन जाएगा। तो ये आपका होमवर्क में रहेगा SW में, इसको आप खुद से कर लीजिएगा। और अगर नहीं बनेगा तो आप कमेंट करिएगा, उसके बाद हम इसका एक सेपरेट वीडियो बना देंगे।